तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू ज़ैनोसेक्ट की कैरेज पर पहुंच चुका है। वहां पर कई सारे और भी कल्टीवेटर्स थे जो कि ज़ैनोसेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, मगर उन्हें पता चला कि ये कैरेज ज़ैनोसेक्ट की ना होकर ब्लैक डीमन सेक्ट से बिलोंग करती। उतने में ही ज़ैनोसेक्ट के दो एल्डर्स ने वहां आकर उन कल्टीवेटर्स को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर जिन शाओची ने उन पर पॉइजन से अटैक कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके चलते एल्डर जाओ और यू कियांजी वहाँ से वापस जाने पर मजबूर हो गए और फाइनली ये सभी कल्टीवेटर्स ब्लैक डीमन सेक्ट पहुंच चुके थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दाची द ग्रेट नेशन में 3 मेजर फैक्शंस हैं और वहीं पर यान नेशन के पास 2 ग्रेट गेट्स हैं। इनके पास कुछ ऐसी पावर्स है जो इस पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकती, मगर भले ये सारे सेक्ट कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के तहत ये सभी फैक्शंस एक दूसरे के साथ ब्रूटल बैटल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही स्पेशल रीजन था। इन सभी मेजर फैक्शंस का एक ही कॉमन दुश्मन है जो कि है भयानक सी बारबेरियंस। इन सभी सेक्ट के पास काफी पावरफुल ट्रेजर और रेलिक्स हैं, जिनका यूज करके इन सभी सेक्ट ने मिलकर एक डिफेंसिव बैरियर को फॉर्म कर लिया। वेल, इस बैरियर का एक ही फंक्शन है, ये बारबेरियंस को ह्यूमंस के पास आने नहीं देता। सो अगर सिंपली बताया जाए तो ये सभी सेक्ट एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर फिर भी ह्यूमन रॉल्म को बचाने के लिए वो एक दूसरे के साथ मिलकर बारबेरियंस को रोक रहे थे। और अब हमें दिखाया जाता है ब्लैक डीमन सेक्ट, जहाँ पर इन सभी कल्टीवेटर्स को जबरदस्ती लाया गया था। वहाँ के बैरियर को क्रॉस करते साथ ही ये सभी लोग ब्लैक डीमन सेक्ट में पहुंच गए, जहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स उन्हें घूर रहे थे। साथ ही वो एल्डर भी इन सभी के साथ काफी रूडली बात कर रहा था। वो कहता है कि अब तुम हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट के डिसाइपल बन चुके हो, इसलिए तुम सबको कायदे से पेश आना होगा। तुम किसी भी कीमत पर हमारे ब्लैक डीमन सेक्ट को जलील नहीं कर सकते, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। सीवियर पनिशमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें 2-4 कोड़े मारकर छोड़ दिया जाए, बल्कि हम तुम्हें सीधे जान से खत्म कर देंगे। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी फैमिली को भी मारा जाएगा। इसलिए अगर खुद के खातिर नहीं तो एटलीस्ट अपने घर वालों की खातिर तुम्हें यहाँ से तमीज से पेश आना है। साथ ही तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर भी काम करना होगा। यहाँ पर पावरफुल बंदे ही जी सकते हैं, और इसी वजह से हम बार बार डिसाइपल्स में ड्यूल करवाते ताकि उन्हें अपनी कमजोरियों का पता चल सके। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनकर हायर स्टेटस और रैंकिंग को अचीव करना है तो तुम्हारा पावरफुल बनना काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हमारे पास ढेर सारी सीक्रेट टेक्निक है, लेकिन वो टेक्निक तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगी। तुम्हें दूसरों से फाइट करके उस टेक्निक पर कब्जा करना होगा। सो यहाँ पर जंगल का कानून था, जो स्ट्रॉन्ग है वो सरवाइव करेगा और जो कमजोर है वो स्ट्रॉन्ग का शिकार बनेगा। उतने में एक बंदा कहने लगा कि हम तो अभी अभी यहाँ आए हैं, हमारे पास तो इतनी पावर भी नहीं कि हम आपके सीनियर डिसाइपल्स के साथ मुकाबला कर पाए। अगर यहाँ के रूल्स इतने एक्सट्रीम है तो फिर हम कभी भी सीक्रेट टेक्निक को हासिल ही नहीं कर पाएंगे। आपका तो कोई भी सीनियर डिसाइपल आकर हम पर अटैक कर सकता है, हम उनके लिए बिल्कुल ही इजी टारगेट रहेंगे। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे सेक्ट में नए डिसाइपल्स के लिए 1 साल का ग्रेस पीरियड है। इस 1 साल में कोई भी सीनियर डिसाइपल तुम पर अटैक नहीं करेगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो डिसिप्लिन हॉल बीच में इंटरवीन करेगा। लेकिन तुम्हारे पास उस वक्त एक सॉलिड सबूत होना चाहिए ताकि तुम उस सीनियर डिसाइपल को पनिशमेंट दिला सको। शिमू तो तुरंत ही समझ गया था कि ये जगह काफी ज्यादा भयानक है, यहाँ पर सरवाइव करना ही मुश्किल होगा। ये लोग तो डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं, इन्हें राइचियसनेस के बारे में जरा भी आइडिया नहीं। खैर फिलहाल मैंने सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने पर फोकस करना चाहिए, बात का बाद में देखा जाएगा। तभी वो मास्टर बताने लगा कि हमने डिसाइपल्स को 3 रैंकिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि है A, B और C। उनकी इस ग्रेड के हिसाब से तुम उनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। खैर अब तुम लोग जाकर अपने नए डिसाइपल वाले रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लो। एक बार तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाए फिर तुम यहाँ से कोई भी कमरा पिक कर सकते हो। बस एक बात याद रखो, तुम में से हर एक बंदे को बस 12 ब्लैक फ्लेम टोकन मिलेंगे। वो 12 टोकन्स तुमसे छीने भी जा सकते हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से गार्ड करना। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर इन सभी डिसाइपल्स ने ब्लैक फ्लेम टोकन्स को हासिल कर लिया था और अब ये लोग अपने लिए क्वार्टर ढूंढने निकल पड़े। मगर तभी सीनियर डिसाइपल कुन ने इनका रास्ता रोक लिया। वो कह रहा था कि अगर तुम्हें इस गेट से अंदर जाना है तो तुम्हें अपना अपना एक टोकन हमारे हवाले करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम इस गेट के
अंदर एंट्री मिलेगी। अब ये सुनते साथ ही एक डिसाइपल उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन और हमारे टोकन्स पर कब्जा क्यों करना चाहते? हमारे पास तो सिर्फ 12 फ्लेम टोकन्स है और उन्हें हमें पूरे 1 साल तक यूज करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम कभी पावरफुल नहीं बन पाएंगे। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे इन सीनियर ब्रदर्स ने तुम्हारे ऑलरेडी क्वार्टर्स साफ किए हैं। हमने तुम्हारे लिए अच्छे खासे रूम प्रिपेयर किए, तो क्या उसके बदले तुम अपना एक एक टोकन भी हमें नहीं दे सकते हो? जिस पर ये नए डिसाइपल्स उन्हें बताने लगे कि ये टोकन्स हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें सेल करके ही हम सीक्रेट टेक्निक को हासिल कर सकते और वहीं से हमारी पावर को इम्प्रूव किया जाएगा। और तो और हमारे पास सिर्फ 12 टोकन्स है जिन्हें हमें 1 साल तक चलाना होगा और अगर आप उन्हें भी हमसे छीनना चाहोगे तो हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे। ये तो कम्प्लीटली अनरीजनेबल है। जिस पर बंदा कहने लगा कि चलो ठीक है, हम किसी दूसरी तरीके का यूज करेंगे। मैं तुम पर 1 बाय 1 एक एक पंच हिट करूंगा और तुम्हें उसे झेलना पड़ेगा। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हें फ्री में एंट्री मिल जाएगी। जिस पर वो न्यू डिसाइपल कहने लगा कि ब्लैक डीमन सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप जूनियर डिसाइपल को बुली नहीं कर सकते। हमारे पास 1 साल का ग्रेस पीरियड है और फिर भी अगर आपने हम पर अटैक किया तो हम आपकी शिकायत डिसिप्लिन हॉल के पास कर सकते हैं। जिस पर सीनियर कुन कहने लगा कि मैं तो बस एक पंच हिट करने वाला हूँ और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक मुक्के के लिए डिसिप्लिन हॉल मुझे पनिश करेगा। तो बंदा कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हारी इस पंच को काउंटर करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे एक पंच को काउंटर करना टोकन देने से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और उतने में कुन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस बंदे पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो बंदा उसे झेल नहीं पाता। अब तो इंजर्ड भी हो गया और उसका टोकन भी छीन लिया जाएगा। वहीं पर कुन कहने लगा कि अगर तुम में से किसी और को भी मुझे चैलेंज करना है तो वो सामने आ सकता है। मेरे पंच को काउंटर करो या फिर अच्छे बच्चे बनकर अपना टोकन मेरे हवाले करो। चलो फिर फटाफट से डिसाइड करो, मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं तुम लोगों पर जाया करूं। और उतने में लानफिंग सामने आ गई। वो कुन से कह रही थी कि सीनियर ब्रदर, मैं तुम्हारे पंच को काउंटर करने के लिए तैयार हूँ। तो कुन उससे कहने लगा कि तुम एक लड़की हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर धीरे से अटैक करूंगा। मैं तो बड़ा ही सख्त लौंडा हूँ, लड़कियों को देख बिल्कुल भी नहीं पिघलता। जिस पर लानफिंग कहती सीनियर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कीजिए, मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी लड़की होने की वजह से आप मुझ पर रहम दिखाओ। जो सुनते साथ ही कुन ने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए सीधे हवा में छलांग लगा दी। वो लानफिंग के पास अपना पंच लेकर पहुंच चुका था, मगर उसी वक्त लानफिंग का ब्रेसलेट एक्टिवेट हो जाता है। उसकी एनर्जी ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कुन डर के मारे पीछे हट गया। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो लानफिंग से कहने लगा कि तुम तो एक ब्लड लाइन को पजेस करती हो। वहीं पर शिमू तुरंत ही समझ गया कि इस बंदी के हाथ पर जो टंगी हुई बेल है वो काफी ज्यादा यूनिक थी। और उतने में उसे बाकी के डिसाइपल्स की बातें सुनाई देती है। वो कह रहे थे कि ये बंदी लान क्लैन की मेंबर है और इनकी श्वेंडियर ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्पेशल मानी जाती। ये बंदी इस बेल के जरिए ही अपनी पावर को रिलीज कर रही है, यानी कि फिलहाल इसने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन नहीं किया। जब इसकी ब्लड लाइन फुल्ली अवेकन होगी तब इसकी स्पीड और इसकी डिवाइन एबिलिटीज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके पास कुछ हिडन टेक्निक भी मौजूद होगी जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। जो सुनते साथ ही शिमू तुरंत ही बाइशी का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि उसने लानफिंग के बारे में शिमू को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। इतना ही नहीं, ब्लैक डीमन सेक्ट का कुन भी लानफिंग की पावर्स देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था जूनियर सिस्टर, अगर तुम चाहो तो मेरी ब्लड ड्रैगन सोसाइटी को ज्वाइन कर सकती हो। हमारी टीम को तुम्हारे जैसी पावरफुल कल्टीवेटर्स की जरूरत है। हमारे साथ रहोगी तो तुम्हारी रैंकिंग भी काफी तेजी के साथ बढ़ती जाएगी। साथ ही तुम्हें और ताकतवर बनाने में भी हम सभी लोग मदद कर सकते हैं। जिस पर लानफिंग जवाब देते हुए कहने लगी कि सीनियर, मैं आपके ऑफर के बारे में जरूर सोचूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे इस बैरियर को क्रॉस करने दो। जो सुनते साथ ही सीनियर कुन ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उसका रास्ता छोड़ दिया। अब अगला नंबर था बाइशी का। उसने हवा में छलांग लगाते हुए तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लिया। वहीं पर सीनियर कुन भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर रहा था, जिसके चलते इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। और इसी तरह से बाइशी ने सक्सेसफुली उसके पंच को काउंटर कर लिया। कुन उससे कहने लगा कि तुमने तो विंड चेजिंग किक का इस्तेमाल किया है और इसी वजह से तुम मेरे पंच को बड़ी आसानी से काउंटर कर पाए। चलो सही है, तुम भी अंदर जा सकते हो। तो बाइशी भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए सीधे ब्रिज को क्रॉस कर लेता है। वहीं पर सीनियर कुन बताने लगता है कि मेरे ख्याल से मैंने तुम लोगों को काफी ज्यादा हल्के में लिया और इसी वजह से मैं अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि मैं नए डिसाइपल को हर्ट करूंगा, लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं जो तुम पर रहम दिखाया जाए। लेकिन अब मैं अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करूंगा। और उतने में एक नया डिसाइपल उस पर पंच हिट करने चला जाता है।
है, लेकिन कुन ने अपने एक ही मुक्के में उसे नीचे पटक दिया। उसके बाद एक और डिसाइपल कुन के सामने हार चुकी थी। सब फाइनली शिमू भी उसके सामने पहुंच जाता है, जो देख कुन गुस्से में कहने लगा कि तुम लोग तो अपना ब्लैक फ्लेम टोकन बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। सिर्फ एक मामूली से टोकन को बचाने के लिए तुम लोग बेवजह मेरी मार खा रहे। भले इस सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें अपाहिज बनाना तो अलाउड ही है। और अब कुन ने अपनी ढेर सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल पंच को फॉर्म कर लिया, जिसके बाद वो शिमू पर हमला करने के लिए तुरंत ही रवाना हो गया। सो यहाँ पर शिमू भी अपनी ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करते हुए कुन का मुकाबला करने लगा। उन दोनों की पंचेस में एक जोरदार क्लैश हो गया था। इनकी एनर्जीज आपस में टकराने लगी और फाइनली शिमू ने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए कुन के पंच को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, कुन शिमू के अटैक से थोड़ा सा घायल हो गया था, इसलिए वो गुस्से में शिमू से पूछता है कि बताओ तुमने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी। तो शिमू से कहता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल नहीं की थी। ये तो बस मेरी मामूली सी स्टोन क्रशिंग फिस्ट है और ये मेरे स्टोन क्रशिंग फिस्ट की एक बेसिक लेवल थी। जिस पर कुन हैरान होते हुए कहने लगा कि शायद तुम्हारे पास भी ब्लड लाइन की पावर है, इसी वजह से तुम्हारी मामूली सी टेक्निक भी इतनी सारी पावर्स को रिलीज कर पाई। मगर शिमू इसका कोई जवाब नहीं देता। वो कह रहा था सीनियर कुन, क्या अब मैं ब्रिज को क्रॉस कर सकता हूँ? तो कुन ने भी चुपचाप से उसका रास्ता छोड़ दिया। और अब जैसे नया डिसाइपल सामने आया, सीनियर कुन उस पर सारा गुस्सा उतारने वाला था, मगर उसी वक्त उस बंदे ने अपना टोकन उसे ऑफर कर दिया। इतना ही नहीं, जिन भी कल्टीवेटर्स को लगा कि वो कुन के पंच को हिट नहीं कर सकते, तो उन्होंने सीधे अपने टोकन उसके हवाले कर दिए। मगर हांशी ऐसा नहीं करती। वो कुन को बता रही थी कि मेरे पास तो कोई ब्लैक फ्लेम टोकन नहीं। जिस पर कुन कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई टोकन नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरा पंच खाना पड़ेगा। जिस पर हांशी कहती, हाँ सीनियर कोई बात नहीं, प्लीज आप अपना पंच मुझ पर डिलीवर कीजिए। उसका एक कूल अंदाज देखकर ही कुन उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने तो बड़ी तेजी के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हांशी की तरफ धावा बोल दिया। मगर उसी वक्त वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हांशी ने उसके अटैक को बस अपने हाथ से ही रोक लिया था। ये सब देख कर ही कुन के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसकी फुल स्ट्रेंथ वाली स्ट्राइक को भी इस बंदी ने अपने बस मामूली से हाथों से रोक लिया था। ना ही उसने किसी टेक्निक का यूज किया और ना ही किसी पावर का। और अब वो उसका हाथ मरोड़ते हुए बड़े ही प्यार से पूछती कि सीनियर क्या अब मैं ब्रिज को क्रॉस कर सकती हूँ? तो कुन भी बड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल माय लेडी, भला मेरी इतनी औकात ही कहाँ कि मैं आपका रास्ता रोक पाऊँ। इधर शिमू एक पिलर के पीछे छुपकर हांशी पर नजर रखे हुए था। वो इस बंदी को लेकर काफी ज्यादा सस्पिशियस है और उसने ठान लिया था कि वो इस बंदी की असली पहचान को जरूर से रिवील करेगा। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर शिमू ने अपना एक नया कॉस्ट्यूम पहन लिया था। वेल यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई बाइशी और शाओमिंग से। शिमू उनसे पूछता है कि सीनियर क्या आप टेक्निक हॉल गए थे? मगर वो दोनों काफी ज्यादा मायूस नजर आते हैं। वो उसे बताने लगी कि यहाँ पर ब्लैक टोकन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तुम टेक्निक हॉल जाओगे तब तुम्हें खुद होकर ही इसका जवाब मिलेगा। वहाँ पर तो तुम्हारी सारी की सारी 12 टोकन स्पेंड होने वाले हैं, एक भी बाकी नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हें काफी केयरफुल रहकर अपनी टेक्निक को खरीदना पड़ेगा, वरना तुम भी पूरी तरह से कंगाल हो जाओगे। और उसी वक्त हांशी भी वहाँ पर पहुँच गई थी। वो शिमू से कहने लगी कि टेक्निक हॉल को स्क्रिप्चर पवेलियन कहा जाता, मेरे ख्याल से आप वही जा रहे हो, तो क्यों ना हम दोनों साथ चले जाएं। जिस पर शिमू कहने लगा कि माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मेरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, तो तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। जिस पर बंदी शिमू को टीज करते हुए कहने लगी कि फिर तो मुझे भी अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, तुम मुझे कमजोर समझो, ये बात तो मुझे हरगिज भी गवारा नहीं। इधर बाइशी तुरंत ही समझ जाता है कि इन दोनों का कोई तो सीन चल रहा। हांशी शिमू को पटाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो शाओमिंग को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगा। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से हमने इन दोनों को थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए। और अब उन दोनों के वहाँ से जाते साथ ही हांशी दोबारा से शिमू की कियानकुन बैग के बारे में पूछने लगी। वो कहती है कि मैंने पहले भी ढेर सारे कियानकुन बैग्स को देखा होगा, लेकिन आपकी स्टोरेज बैग काफी ज्यादा स्पेशल लग रही। वेल इस बंदी का स्टोरेज बैग से क्या ऑब्सेशन है ये फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया। वो शिमू से कहने लगी कि ऐसा लगता है ये स्टोरेज बैग किसी लड़की से बिलोंग करती थी और इसमें से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये बैग सिर्फ एक लड़की के लिए बनाई गई थी। और अब हांशी जैसे उस बैग को टच करने गई, शिमू ने तुरंत ही उसे रोक लिया। तो हांशी उससे कहती कि मेरे ख्याल से ये किसी लड़की ने आपको गिफ्ट दिया होगा।
और ये लड़की तुम्हारी लवर होगी। जिस पर शिमू कहता है कि तुम खुद ही अंदाजा लगाओ कि ये बैग मुझे किसने दी होगी, क्योंकि मैं तो इसका जवाब नहीं देने वाला। और इतना कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर हांशी को शिमू पर गुस्सा आ रहा था। वो कहती कि क्या वाकई इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शिमू को देख पाते हैं, जो कि ब्लैक डेमन सेक्ट के स्क्रिप्चर हॉल में पहुंच चुका था। वेल ये वो जगह थी जहाँ पर ब्लैक डेमन सेक्ट की हर एक सीक्रेट टेक्निक और आर्ट को स्टोर किया गया था। साथ ही शिमू को वहाँ पर एक बर्ड केज भी नजर आता है और उतने में एक परिंदा वहाँ पर पहुँच गया। वो शिमू से कहता है कि शायद तुम हमारे सेक्ट के नए डिसाइपल हो और पहली बार स्क्रिप्चर पवेलियन में तुमने पाँव रखा। अब शिमू तो उसे देखते साथ ही थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और यही बात उस परिंदे को पसंद नहीं आई। वो शिमू से कहने लगा कि मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए मुझसे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे देखा जाए तो मैंने यहाँ से आजाद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ के खड़ूस बुढ़े ने मुझे जानबूझकर पिंजरे में डाल दिया। और उतने में स्क्रिप्चर पवेलियन का मास्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है, तो क्यों ना आज एक परिंदे का सूप बनाया जाए। जो सुनते साथ ही वो परिंदा डर के मारे कहने लगा कि मास्टर प्लीज मेरा सूप मत बनाओ, मैं अभी पिंजरे में वापस जा रहा। अब यहाँ पर शिमू उस मास्टर को ग्रीट करते हुए बता ही रहा था कि उतने में उस मास्टर ने उसकी बात काट ली। वो कहता है बच्चे, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर एक कल्टीवेशन मैनुअल को खरीदने आए हो और तुम्हें ये भी पता होगा कि वो मैनुअल फ्री में नहीं मिलेगा, तो बोलो क्या तुम अपने साथ ब्लैक फ्लेम टोकन्स लाए हो? वेल इसका नाम था मास्टर जिन और स्क्रिप्चर पवेलियन को संभालना इसकी जिम्मेदारी थी। शिमू से बताता है कि हाँ मेरे पास मेरे सारे 12 टोकन्स हैं। तो मास्टर कहने लगा ठीक है, तुम्हें हर एक मैनुअल के 6 टोकन्स देने पड़ेंगे। और इतना कहते साथ ही मास्टर जिन ने अपने स्टोन मून को स्पिन करना शुरू कर दिया। वो शिमू को बताने लगे कि हर एक कल्टीवेटर अपने लिए एक बेहतरीन सी कॉम्बैट स्किल को परचेस करता है, तो बताओ फिर तुम कौन सी टेक्निक को सीखना चाहते हो? जिस पर शिमू बताने लगा कि मेरी ब्लड लाइन काफी ज्यादा अजीब है, अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे मेरी फिजिकल बॉडी पर काम करना होगा, तो मुझे कोई ऐसा मैनुअल दे जिसकी मदद से मैं अपनी फिजिकल बॉडी को लोहे जैसा सख्त बना सकूं। तो मास्टर भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शिमू के लिए एक सुटेबल टेक्निक ढूंढने लगे। वो कह रहे थे कि मेरे ख्याल से पहले तुमने अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथन अप करने पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद तुम कोई भी कॉम्बैट स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे ख्याल से फिलहाल तुमने ब्लड स्क्रिप्चर हॉल को विजिट करना चाहिए, वहाँ से तुम्हें ब्लड लाइन की स्पेसिफिक कल्टीवेशन मेथड हासिल हो सकती। और इतना कहते साथ ही मास्टर जिन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शिमू का ब्लड कलेक्ट कर लिया। वेल इस ब्लड ड्रॉप को क्रिसेंट मून पर डालते साथ ही वो मून एक्टिवेट हो गया। शिमू के ब्लड एसेंस के अकॉर्डिंग ही उसके लिए एक सुटेबल मेथड चूज की जाएगी। और अब हम देख पाते कि वहाँ पर एक गोल्डन एनर्जी फ्लोट हो रही, साथ ही साथ वहाँ मौजूद हर एक मैनुअल को चेक कर रही थी। शिमू तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा हैरान था, उसने ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी आज तक नहीं देखी थी। और अब उन हजारों मैनुअल्स में से 2 मैनुअल सॉर्ट आउट होकर बाहर आ जाते हैं। ये दोनों मैनुअल शिमू के लिए काफी ज्यादा सुटेबल थे। मास्टर जिन उसे बताने लगे कि इसमें से एक है प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक और दूसरी है ग्रेट डीमन एप बॉडी रिफाइनमेंट आर्ट। वेल ये वाली टेक्निक एंशिएंट डीमन एप से पास डाउन हुई है, तो इसे मास्टर करने के लिए तुम्हें डिमोनिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो शिमू ने उन 12 टोकन्स को उनके हवाले करते हुए अपनी 2 मैनुअल्स को हासिल कर लिया। और अब हम देख पाते हैं कि शिमू ने फटाफट से कल्टीवेशन की शुरुआत कर दी है। वेल यहाँ पर ग्रेट डीमन एप को मास्टर करने के लिए उसे डिमोनिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसी इवल पावर का इस्तेमाल करते हुए ये टेक्निक शिमू की बोन्स और मेरिडियंस को फोर्ज कर सकती है, लेकिन फिलहाल शिमू इस डिमोनिक कल्टीवेशन की प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग ही नहीं कि वो डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर पाए। इसलिए उसने अपना पूरा फोकस लगाया प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक पर। वेल इस टेक्निक में टोटल 11 लेयर्स मौजूद थी और अगर शिमू 1 बाय 1 इन सारी लेयर्स को मास्टर कर पाया तो उसके पास एक ग्रेट सेलेस्टियल बीस्ट जैसी पावर आ जाएगी। लेकिन 11 लेयर्स को मास्टर करना आसान नहीं होने वाला, इसमें उसे ढेर सारा वक्त लग सकता था। साथ ही साथ कल्टीवेशन के दरमियान उसे ढेर सारे स्पिरिचुअल पिल्स की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए शिमू उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां से वो मेडिसिनल पिल खरीद सकता था, मगर उसने देखा कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा महंगाई है। मगर शिमू को अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखने के लिए पिल्स की जरूरत थी, इसलिए वहाँ के शॉपकीपर से कहने लगा कि मुझे बोन रिफाइनमेंट की 3 पिल्स परचेस करनी थी। मगर वो बंदा उसे बताने लगा कि फिलहाल बोन रिफाइनमेंट पिल्स काफी ज्यादा सेल हो गई, तो हमारे पास उनका शॉर्टेज होने की वजह से हमें उसकी कीमत बढ़ानी पड़ी। सो अगर तुम्हें 3 पिल्स खरीदने हैं तो उसके तुम्हें 15,000 स्टोन्स देने पड़ेंगे। शिमू
तो इतनी बड़ी प्राइस सुनते साथ ही काफी ज्यादा हैरान था। उस मास्टर से पूछता है कि अचानक से इन पिल्स की इतनी डिमांड कैसे बढ़ गई, जिस पर वो बंदा कहने लगा कि आज हमारे यहाँ पर एक स्पेशल मेहमान आई है, अगर तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। तो शिमो भी एक चेम्बर में पहुँच जाता है जहाँ पर डिसाइपल्स की भीड़ लगी थी। उसने देखा कि यहाँ पर तो हांशी बैठी हुई है और सभी बंदे उसे इम्प्रेस करने के लिए ढेर सारी पिल्स खरीद के लाए थे। वो तुरंत ही शिमो से कहने लगी कि मेरे ख्याल से तुम प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें बोन रिफाइनमेंट पिल्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं कि तुम उस टेक्निक के लिए सफिशिएंट मटेरियल ढूंढ पाओ। जिसके बाद दोबारा से उसकी कियानकुन स्टोरेज बैग को चेक करने लगती है। वो कहती है कि मुझे बस इतना बता दो कि ये स्टोरेज बैग तुम्हें कहाँ से मिली, क्या ये बंदी तुम्हारी लवर है या फिर कोई दोस्त है। अगर तुमने ऑनेस्टली जवाब दिया तो बोन रिफाइनमेंट की पिल्स मैं तुम्हें फ्री में दे सकती हूँ। जिस पर शिमो कहने लगा कि उसकी कोई जरूरत नहीं, ना मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगा और ना ही मुझे तुम्हारी पिल्स चाहिए। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गया। अब हांशी को भी उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि शिमो ना ही उसे घास डाल रहा था और ना ही उसके सवालों के जवाब दे रहा था। वहीं पर शिमो ने पैसे कमाने का एक और तरीका ढूंढ लिया। ब्लैक डेमन सेक्ट में मेरिट कमाने का एक जरिया है। यहाँ पर डिसाइपल्स को अलग अलग मिशन और टास्क दिए जाते थे, जो भी इसे कंप्लीट करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए शिमो भी रिफाइनिंग की स्टॉल पर पहुंच गया। यहाँ पर एक बंदा बताने लगा कि तुम्हें शाम तक का वक्त मिलेगा, जो सबसे अच्छा रिफाइंड आयरन फोर्ज करेगा उसे ही रिवॉर्ड मिलेगा। और जो बंदे इस राउंड में हार गए उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यही हमारे ब्लैक डीमन सेट के रूल्स हैं। सो फाइनली कुछ कल्टिवेटर्स ने तुरंत ही इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। जैसे उन्होंने अपनी शर्ट्स उतारे, लड़कियों ने तो आहें भरना शुरू कर दी। इनफैक्ट इस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए हांशी भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। उसे तो पूरा यकीन था कि शिमो इस कॉन्टेस्ट को बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा, मगर उसका अंदाजा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। शिमो ये कॉन्टेस्ट जीत कर अपने रिवॉर्ड को हासिल कर चुका था और ये देखकर ही हांशी को उस पर गुस्सा आने लगा। और अब अगले सीन में हमें शिमो के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्टर व्हाइट एप को ट्रेनिंग दे रहा था। शिमो तो तुरंत ही समझ जाता है कि व्हाइट एप मून स्वैलोइंग फॉर्म को मास्टर करने की कोशिश कर रहा। अगर वो इसमें कामयाब हो पाया तो सन एंड मून के स्पिरिचुअल एसेंस को बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएगा और अल्टीमेटली उसकी पावर से मेरी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। शिमो की स्पिरिचुअल पावर अब पहले से 1000 गुना ज्यादा डोमिनेटिंग बन चुकी थी। उसने अपनी तलवार से एक बड़ा ही शानदार स्लैश रिलीज कर दिया, जिससे एक पिक तो सीधे 2 टुकड़ों में बट गया था। वेल ये कमाल है प्रजना सेलेस्टियल फॉर्म टेक्निक का। शिमो ने इसकी पहली लेयर पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, मगर अभी भी 10 लेयर को कॉन्कर करना बाकी है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Take care.